वेलकम बैक गाइस। इस वीडियो में हम अब बहुत दिनों बाद वीडियो आ रही है। इस वीडियो में हम ओम्स लॉ डिस्कस करेंगे और इलेक्ट्रिकल मतलब कि उसमें हम चीज़ें पढ़ेंगे अब। तो ओम्स लॉ के अंदर सीधा सा रिलेशन होता है। वोल्टेज अप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट सप्लाइड इन द सर्किट, या इस तरह से भी कि वोल्टेज ड्रॉप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अक्रॉस रजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट सप्लाइड। इस तरह से भी होता है। एक और फॉर्म उसको अगर हम आई करंट मतलब कि वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, और हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि आई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। इसमें फ़र्क क्या होता है कि जब वोल्टेज सप्लाइड होता है ना, तो हम इस फॉर्म में लिखते हैं इसको, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन और वी। ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक सर्किट बनाया और यहाँ पे एक वो डायग्राम सर्किट डायग्राम बनाई। इसके अंदर एक रजिस्टर बनाया, एक इसके अंदर वोल्टेज इसमें सोर्स बना दी। ठीक है। ये ओम 2 वोल्ट 4 वोल्ट 6 वोल्ट कोई भी, और यहाँ पे करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज सप्लाइड यहाँ पे बनाया। ठीक है, सप्लाइड आई इक्वल्स टू जी वी। ये जो है ना इसका कांस्टेंट आ गया, और यहाँ पे 1/R आ गया, वी इक्वल्स टू आई आर हो गया। ये है कंडक्टिविटी। तो हमने 1/R लिखा यहाँ पे, और करंट हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज सप्लाइड अक्रॉस कंडक्टर। यहाँ रेजिस्टर लिया, यहाँ कंडक्टर लिया। रेजिस्टर 2 ओम रेजिस्टर वो चीज़ होती है जो कंट्रोल करता है, मतलब कि वोल्टेज का एक करंट सप्लाई हो रहा है, अगर हम डायरेक्ट अगर लगा दें और रेजिस्टर ना लगाएं तो वो चीज़ जल मतलब कि रेजिस्टर ना होने की वजह से, रेजिस्टेंस ना होने की वजह से करंट डायरेक्ट फ्लो होगा और इनफाइनाइट हो जाएगा। तो उसकी वजह से जो चीज़ है वो ख़राब हो जाएगी, आपकी जो भी सर्किट के अंदर चीज़ होगी वो ख़राब हो जाएगी। तो रजिस्टर इस काम आता है, अगर ऐसे हम प्रैक्टिकली देखें तो इस काम आता है रजिस्टर। हम आगे देखें आइडियल कंडीशन। आइडियल कंडीशन ओपन सर्किट के अंदर जो है ना रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होती है। आइडियल कंडीशन है ये। तो उसके अंदर रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगी, मतलब कि ओपन सर्किट वो सर्किट होता है जिसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है। करंट फ्लो नहीं हो रहा मतलब कनेक्टेड नहीं है सोर्स से, इसकी वजह से नहीं हो रहा है, किसी भी वजह से नहीं हो रहा है, वायर्स कनेक्ट नहीं है, जो भी है। तो वो सर्किट ओपन है, मतलब कि वो अभी उसमें करंट नहीं है। तो उसके अंदर रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगी। आइडियल कंडीशन के अंदर रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगी। अगर आइडियल कंडीशन वैसे होती नहीं है, प्रैक्टिकली आइडियल कंडीशन अचीव करना नामुमकिन है। ठीक है, 100% नहीं हो सकती कोई चीज़। तो करंट जीरो और वोल्टेज उसमें मैक्सिमम होता है। कोई चीज़ करंट पास ही नहीं हो तो वोल्टेज ड्रॉप कैसे होगा। तो फिर शॉर्ट सर्किट, जब शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है क्लोज सर्किट, मतलब कि सर्किट क्लोज हो चुका है, मतलब कि उसके अंदर करंट आ रहा है, करंट आ रहा है, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस आइडियल कंडीशन के अंदर जीरो होगी, वैसे जीरो नहीं हो सकती। और करंट मैक्सिमम या इनफाइनाइट लिख सकते हैं, क्योंकि करंट मैक्सिमम ही होगा। तो मैक्सिमम में वैसे कोई चीज़ चल नहीं सकती करंट में, उस मैक्सिमम करंट में, लेकिन यहाँ पे हमने आइडियल कंडीशन लिखी है तो करंट मैक्सिमम होगा। वोल्टेज ऑलमोस्ट जीरो, वो आइडियल कंडीशन, तो वोल्टेज भी ड्रॉप नहीं होगा क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं है, तो वोल्टेज भी ड्रॉप नहीं होगा, करंट भी मैक्सिमम हो जाएगा। तो इसके अंदर ना सर्किट टर्मिनोलॉजीज़ हैं कुछ। हाँ, तो सर्किट टर्मिनोलॉजीज़ के अंदर हम देखेंगे कि उसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो सर्किट को सॉल्व करने से पहले ना वो चीज़ें पता होनी चाहिए आपको, वरना आप वो सर्किट सॉल्व नहीं कर सकते। तो ब्रांच क्या होती है? ब्रांच ब्रांच वो होती है कि कोई भी एलिमेंट हो सर्किट का, सही है, लाइक वोल्टेज सोर्स करंट, या जिस इसको बनाते हैं ना वो ब्रांच कहलाती है सर्किट के अंदर। मतलब कि एनी एलिमेंट ऑफ सर्किट वो ब्रांच कहलाएगी आपकी। मतलब ये चीज़ है ना, ये सोर्स, ये कौन सी सोर्स है? ये है आपके पास वोल्टेज। यहाँ पे एक सोर्स है, ये एक सोर्स है, ये एक सोर्स है। ये मुख्तलिफ सोर्स बनी हुई है, देखें। ये मैंने पेज चेंज किया, तो यहाँ पे एक सोर्स ये है, ये एक सोर्स है, ये एक सोर्स है, ये है एक सोर्स, ये एक सोर्स है। ये सारी सोर्स हैं और ये सारी ब्रांचेस हैं, सही है। सर्किट टर्मिनोलॉजी, सर्किट के अंदर ये कुछ चीज़ें होती हैं जो पढ़नी ज़रूरी होती हैं, ताकि हमें सर्किट में मतलब कि सर्किट में चीज़ें पता हों कि सर्किट में है क्या, जिसको सॉल्व करना तो दूर की बात होती है, पहले सर्किट पता तो लगे सर्किट में है क्या। अब एक और टर्म है, एक और टर्म क्या है? एक और टर्म है नोड। नोड क्या होता है? नोड कनेक्टिंग पॉइंट ऑफ सर्किट। एलिमेंट्स जो ब्रांचेज है ना, वो जिस जहाँ पे कनेक्ट हो रही है ना, वो एलिमेंट्स कनेक्ट हो रहे हैं ना, वो कनेक्टिंग पॉइंट जो है ना, ब्रांच होना ज़रूरी है, सही है। ये दो ब्रांच हैं, सही है, ये कनेक्ट हो रही हैं जिस पॉइंट, वो कहलाएगा नोड। अगर कनेक्ट नहीं हो रही तो फिर वो नोड निकलाएगा। जैसे कि नीचे वाला जो हिस्सा है ना, नीचे वाला हिस्सा, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं है, नो एलिमेंट। इसका मतलब यहाँ पे भी नो एलिमेंट, एक एलिमेंट यहाँ पे, मगर ये जो है ना, ये नोड नहीं होगा, ये नोड नहीं होगा, ये नोड नहीं होगा, ये नोड, ये पूरा एक नोड होगा, क्योंकि ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा ऐसे मिल रहे हैं, ये पूरी लाइन से मिल रहे हैं, ये और ये हिस्सा मिल रहे हैं इससे, तो ये पूरा एक नोड होगा। लेकिन ऊपर ऐसा नहीं है, क्योंकि ऊपर बीच में एलिमेंट्स लगे हुए हैं, ये पूरी एक ब्रांच है, ये एक ब्रांच है, ये एक ब्रांच है, ये एक ब्रांच है, और ये ब्रांच है।
तो ये जहाँ पे ज्वाइन हो रहे हैं यहाँ पे अभी 1 2 3 एंड 4 नोड्स, ये सर्किट दिस सर्किट हैज़ 4 नोड्स। क्यों है 4 नोड्स, ये भी मैंने बता दिया आपको। अब एक और अब आगे चलेंगे, अब आगे चलेंगे तो ये देखें एक और टर्मिनोलॉजी, एक लूप है और एक मैश है। लूप और मैश में फ़र्क क्या है? लूप ना क्लोज पाथ होता है सर्किट के अंदर, क्लोज पाथ अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये है क्लोज पाथ, ये क्लोज पाथ है, ये एक लूप है, सही है, एक लूप है। अब एक और है मैश, ये मैश है। एवरी मैश इज़ अ लूप, मतलब एक मैश जो है ना वो लूप होता ही होता है, बट एवरी लूप इज़ नॉट अ मैश, हर लूप मैश नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। अब क्या बात हुई इसमें कि ये मैश है, ये लूप है, ठीक है, और ये भी लूप है, और ये पूरा जो है ना लूप है, सही है, मगर ये मैश नहीं है। मतलब कि ये जो होल लूप है ना ये पूरा, ये मैश नहीं कहलाएगा, मैश सिर्फ ये पार्ट कहलाएगा, ये वाला पार्ट। ये बीच में ब्रांच आ गई तो ये मैश नहीं होगा, ये पूरा मैश नहीं कहला सकता, ब्रांच नहीं आनी चाहिए। तो ये जो अंदर का हिस्सा ये मैश होगा, मतलब और अंदर स्पेसिफाई हो गया, तो ये मैश, और जो स्पेसिफाई नहीं है वो लूप है, सिंपली। आगे जो टॉपिक है ना हमारे पास वो है किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ लॉ KCL उसका निदन नेम होता है। ये जो है ना करंट लॉ हम पढ़ रहे हैं। किरचॉफ्स करंट लॉ एक अलग लॉ है और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ एक अलग लॉ है, सही है। इस लॉ के बाद हम ना कुछ सर्किट सॉल्व करेंगे आपके सामने और उसके बाद वीडियो को एंड करेंगे। तो यहाँ पे आप ये देखते रहें कि हम यहाँ पे किरचॉफ लॉ शुरू कर रहे हैं। अब इसके अंदर दो स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट एक ही बात है लेकिन एक अलग अंदाज में है। एक सर्किट को सॉल्व करने में एक स्टेटमेंट आपको मदद देगी और एक थ्योरी है सिंपली। तो द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट इंटरिंग अ नोड इक्वल्स टू 0। सारे सम सर्किट के अंदर जो करंट का सम होगा ना वो एक नोड में, मतलब कि नोड में आपको बता चुका हूँ, ब्रांच तो ब्रांच को ज्वाइन जो करता है, जो पार्ट जो मतलब कि जो पॉइंट बनता है वो नोड कहलाता है। तो वो जो है ना उसका सम जो है ना वो 0 होगा, सही है, उस करंट का जो एक नोड में दाखिल हो रहा है, मतलब दो ब्रांचेस में दाखिल हो रहा है और मतलब आपस में जो सर्किट बना रहे हैं नोड के ज़रिए, तो वो जो सम होगा उस सम को जो है ना वो 0 होगा। अब आगे दूसरी स्टेटमेंट में कह रहे हैं सम ऑफ करंट्स एंटरिंग आ नोड इज इक्वल टू सम ऑफ करंट लीविंग आ नोड। सम ऑफ करंट मतलब कि एक नोड में जो दाखिल हो रहा है करंट, और वो बराबर होगा सम ऑफ करंट लीविंग आ नोड, उसके बराबर होगा जो एक नोड को लीव कर रहा है, सही है। एक जो है ना वो नेगेटिव साइन इस स्टेटमेंट के थ्रू ना, इस स्टेटमेंट के थ्रू सर्किट सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो सर्किट सॉल्व हुआ है ये इस पे आऊँगा मैं भी, ठीक है, ये इस हिसाब से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे दो स्टेटमेंट, ये जो हमें ये इक्वल्स टू 0 है और ये स्टेटमेंट हमें सॉल्व करने के लिए मदद देगी। इंटरिंग करंट लीविंग आपस में बराबर होते हैं। यहाँ पे हम एक न्यूमेरिकल एक सर्किट सॉल्व करेंगे और इसके बाद एक और सर्किट सॉल्व करेंगे और उसके बाद वोल्टेज लॉ ना हम अगली वीडियो में आपके सामने सामने आएंगे वोल्टेज लॉ के साथ। यहाँ पे एक सर्किट है आपके सामने, एक सर्किट बना हुआ है। अब इसके अंदर ना मुख्तलिफ नोड्स हैं, अब कितने नोड्स हैं ये भी इस सर्किट में हम डिस्कस करेंगे, और इसके अंदर मतलब कि जो अननोन है ना वो कैसे सॉल्व करेंगे उसको निकालने के लिए वो भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अब ये क्या है, ये यहाँ पे जो है ना ये यहाँ पे एक इन्होंने सोर्स बनाई हुई है, और फिर उसके बाद हम देखना है कि अब क्या है कि इसमें नोड्स कितने हैं। अब नोड्स हम निकालने के लिए दो ब्रांचेस को जो कनेक्ट करेंगे ना वो आपके पास जो है ना वो क्या कहलाएंगे नोड्स। यहाँ पे ये एक नोड है, एक ये एक नोड है, ये एक नोड है और ये एक नोड है। अब आप देख लीजिए एक ये और इसको कनेक्ट कर रहा है ये वाला हिस्सा, ये नोड कहलाएगा। अब ये कनेक्शन है यहाँ पे, ये नोड से लाएगा, ये पूरा लूप है, ये एक मैश है, सही है, ये पूरा एक लूप है, ये एक मैश है जो अंदर का हिस्सा, ठीक है। अब ये इसको कनेक्ट कर रहा है, अब ये वाला हिस्सा इसको भी कनेक्ट कर रहा है, ये वाला इसका इसको भी कनेक्ट कर रहा है, तो ये भी एक नोड है। यहाँ पे भी एक नोड है, ये इसको कनेक्ट कर रहा है, ये इसको कनेक्ट कर रहा है, ये इसको कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब हम सॉल्व करने पे जाएंगे, हमने I1 निकालना है। I1 पे देखें हम, हमने नोड ए को, अब आप नोड्स के हिसाब से भी चल सकते हैं या I1 I2 के हिसाब से जो नोट्स अगर हमने जो नाम रखे हो फिर उसके हिसाब से भी चल सकते हैं। तो नोड ए क्या है, ये है, ठीक है। नोड ए में हम देखेंगे क्या चीज़ इंटर हो रही है, क्या चीज़ लीव हो रही है। करंट इंटर हो रहा है, यहाँ पे ये नोन है हमारे पास, ये इंटर हो रहा है 8 मिली एम्पियर करंट इंटर हो रहा है, तो हमने 8 मिली एम्पियर करंट इंटर करा दिया, ठीक है। लीविंग में क्या है, लीविंग में यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे देखें ये एक लीविंग भी हो रही है, यहाँ पे ये इंटर ये लीव, और एक और आपको I1 दिख रहा है वो भी लीव हो रहा है, तो यहाँ पे हमने लीविंग के साइड में लिख दिया है इसको। अब इसको 12 को इस साइड लेकर आएंगे तो -4 मिली एम्पियर हो जाएगा, और I1 आ गया -4 मिली एम्पियर। इस तरह से ये सारे नोट्स आप लेंगे, सही है। अब अगला नोट हमने नोट सी ले लिया, यहाँ पे नोट सी हमने आगे देखा है कि नोट सी I2 के हिसाब से हमने चले, I1 I2 I3 के हिसाब से चले और नोट ले लिए। वैसे I3 तक है इसमें, लेकिन नोट I3 ना नोट बी और डी दोनों से निकल सकता है। तो नोट सी अब लिया हमने क्योंकि I2 है, तो I2 के हिसाब से नोट सी लेने से हमारे पास आ जाएगा I2। फिर अब देखें यहाँ पे हो रहा है करंट IC में करंट इंटर कौन सा हो रहा है 9 मिली एम्पियर, सही है। अब I2 नोट सी के अंदर करंट लीव हो रहा है दो ब्रांचेस से, दो ब्रांचेस कौन सी हैं I2 और यहाँ पे है 8 मिली एम्पियर, ठीक है।
तो हमने 9 मिली एम्पियर एंटरिंग में लिख दिया, ये इंटर हो रहा है, और 8 मिली एम्पियर लीविंग में लिख दिया, और I2 भी लीविंग में लिख दिया, सही है। अब 9 मिली एम्पियर माइनस 8 मिली एम्पियर, I2 आ गया 1 मिली एम्पियर, सही है। I2 आ गया हमारे 1 मिली एम्पियर। हम इसको I2 को नोड बी से भी निकाल सकते हैं, ठीक है, हम I2 को नोड बी से भी निकाल सकते हैं, और यही सेम आंसर आना चाहिए, ठीक है, सेम ही आएगा। आप ये करके देख लीजिएगा, नोड बी से हम निकालेंगे। अब I3 को, हमारे पास I3 अननोन है, हम इसको नोड डी से भी निकाल सकते हैं, और यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे नोड डी से भी निकाला हुआ है, ठीक है। नोड बी में क्या होगा, नोड बी में करंट एंटरिंग इक्वल्स टू करंट लीविंग। करंट एंटरिंग में क्या है, नोड बी में करंट एंटरिंग हो रहा है आपके पास, नोड बी में आपके पास एंटरिंग हो रही है, और करंट लीविंग में I3 है, ठीक है। करंट एंटरिंग में I3, और करंट लीविंग में, करंट एंटरिंग में -4 मिली एम्पियर प्लस 1 मिली एम्पियर, और ये इंटर यहाँ से हो रहा है, और एक इंटर यहाँ से हो रहा है। I1 हम निकाल चुके हैं -4, और I2 निकाल चुके हैं 1, ठीक है। 1 यहाँ पे -4 1, और I3 लीव हो रहा है, ये लीव हो रहा है I3, और तो हमने I3 निकालना है, -3 मिली एम्पियर I3 आ गया। नोट डी से भी I3 -3 आएगा। करंट एंटरिंग ID में हो रहा है I3, और 12 कहाँ से आ रहा है, 12 आ रहा है आपके पास यहाँ से, ये देखें, ये आपने कोई भी चीज़ मिस की ना, कोई भी चीज़, तो जवाब का गलत हो जाएगा। ये आपने ये चीज़ भी चेक करनी है, ये भी आ रहा है, इंटर हो रहा है, तो और करंट लिविंग के अंदर यहाँ पे 9 मिली एम्पियर लीव कर रहा है यहाँ से, ठीक है। ये चीज़ आपको नजर आ जाएगी, ये चीज़ नजर नहीं आएगी, और ये चीज़ आपने नहीं लिखी तो I3 9 मिली एम्पियर आ जाएगा, यहाँ -3 यहाँ 9, तो ये गलत हो जाएगा। अब अगले सर्किट में भी हमने I1 I2 I3, अब ये इसके अंदर इस तरह से डायग्राम बना दिए, सही है। ये एक लूप, ये मैश, सही है, ये पूरा होल लूप है, ये भी लूप है, और ये मैच भी है, ठीक है। अब नोड ए को हम लेंगे, नोड ए, अब चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड अप कर रहा हूँ। नोड ए में करंट एंटरिंग कहाँ से हो रही है, करंट एंटरिंग दो जगह से हो रही है, एक ये इंटर हो रहा है, और ये एक इंटर हो रहा है, और करंट लीविंग कहाँ से हो रही है, वो भी दो जगह से हो रही है, एक यहाँ से हो रहा है, एक यहाँ से हो रहा है, ठीक है। अब ये करंट लीविंग जो है ना, वो नेगेटिव में, इसलिए हमने इक्वल्स टू को साइड लिख रहे हैं, तो I1 इसी तरह हम निकालेंगे, 12 -1 I1 11 एम्पियर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब नोड बी लेंगे हम, नोड बी में यहाँ से एक करंट इंटर हो रहा है, और एक करंट यहाँ से भी इंटर हो रहा है, ठीक है। तो 2 + 3 5, और लीविंग में अब देख लेते हैं, एक यहाँ से लीव हो रहा है, एक ये भी देखिएगा, ये भी लीव हो रहा है, तो ये आपके पास ये 4 साइड्स हो रही हैं, देखें 1 2 3 4, क्योंकि इस तरह से सर्किट बना हुआ कि 4 तरफ से लीव इंटर, मतलब 2 साइड इंटर हो रही है, 2 साइड लीव कर रहे हैं। 5 एम्पियर -1 एम्पियर, I2 4 एम्पियर, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट 3 निकाल दिए। आपको इतना समझ आ गया होगा कि बाकी नोट से भी दूसरी चीज़ें हम निकाल सकते हैं उसको यूज़ करके, उसका डेटा, ठीक है, और जवाब मतलब आंसर सेम रहेगा, ठीक है। नोट सी के अंदर करंट एंटरिंग इक्वल्स टू करंट लीविंग, ठीक है। करंट एंटरिंग में क्या आएगा, करंट एंटरिंग में आएगा आपके पास नोट सी के ऊपर, ये देखें नोट सी आपके पास, ये रहा करंट। नोट डी हमने यूज़ नहीं किया है, और नोट मैंने नहीं बताया इस सर्किट में, तो नोट्स आपको समझ आ गए, नोट्स कौन कौन से हैं और क्यों हैं, ठीक है। अब सही है, करंट एंटरिंग मैं ये ज्यूम कर रहा हूँ, करंट एंटरिंग इक्वल्स टू करंट लीविंग, करंट एंटरिंग में हो रही है 10 एम्पियर, करंट एंटरिंग में नोट सी में हो रही है 10 एम्पियर, और करंट एंटरिंग I3 भी करंट हो रहा है, और लीविंग में ये आ रहा है I1 जो ऊपर जा रहा है। I1 हम निकाल चुके हैं 11 एम्पियर, यहाँ पे डेटा पुट कर दिया हमने बिना लिखे। I3 इक्वल्स टू 11 एम्पियर -10 एम्पियर, I3 आ गया आपके पास 1 एम्पियर। ये थी आज की वीडियो, इसमें हमने KCL लॉस के मतलब कि 2 एग्जाम्पल, मतलब कि 2 सर्किट किए, और उसके अंदर हमने लूप मैच सर्किट टर्मिनोलॉजी डिस्कस की, ओम्स लॉ डिस्कस किया, और अगली वीडियो हम KVL लॉ और उसकी सर्किट डिस्कस करेंगे, और बाकी कुछ चीज़ें और डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में अभी तक यहीं तक रखते हैं, और अगली वीडियो में हम वो टॉपिक डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह आपको ये समझ आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। जब तक कि अल्लाह हाफ़िज़।